फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में, जो कि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, पूरी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काफी लॉजिकल थ्योरम है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी क्लोज सरफेस को जब आप लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वहां क्या होगा, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है उसके अंदर वो जीरो निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास करवा लीजिए, लेकिन चूंकि ये क्लोज ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी नहीं, उसके एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक होगी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो जीरो निकलेगी। लेकिन गॉस ने ये बताया कि लॉजिकली आप लोग कैसे एक क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए एक कंडीशन है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होती है? ऑब्वियस सी बात है, चार्ज से जनरेट होती है। तो यही लॉजिक का यूज करके उन्होंने एक रिलेशन बैठाया। उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी भी क्लोज्ड बॉडी या फिर क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रख दे, राइट, और हमें पता है चार्ज आप रखोगे तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो वो बाहर निकलना चाहेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, राइट। जब वो बाहर निकलेंगी तो उसको आप लोग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट करोगे। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस क्लोज्ड बॉडी के एरिया से लिंक्ड है ना। भाई, कोई चार्ज मैंने उसके अंदर रखा, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकली, तो वो उस बॉडी के एरिया से लिंक तो होगी ना, जुड़ के ही तो बाहर निकलेगी, राइट। तो वो उसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। चलिए मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है, मान लीजिए कि एक बोतल ही है। उस बोतल में आप लोगों ने क्या किया, पानी भर लिया। उस पानी को भर के अपने बोतल को बंद कर दिया और उसको फ्रीजर में रख दिया। फ्रीजर में ऐसे रखा कि थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसका अंदर का जो पानी है पूरी तरीके से जम गया, बर्फ बन गया। अब आप क्या कीजिए कि उस बोतल को बाहर निकालिए और एक टेबल पे रखिए और उसको छूइए मत, उसके बिल्कुल पास ले जाइए अपना हाथ। आप लोगों को महसूस होगा कि उस बोतल में से ठंडक बाहर निकल रही है। मतलब उसके अंदर की जो बर्फ है वो एक्चुअली क्या कर रही है, अपनी ठंडक जो है बाहर निकाल रही है। हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या होगा, रूम टेम्परेचर की तरफ जाएगा आइस जो है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो ठंडक बाहर निकालेगा, राइट। तो आप ऐसा समझ के चलिए कि जो बर्फ है वो एक तरीके से चार्ज है और ये जो आपकी बोतल है ये आपकी क्लोज्ड बॉडी है। तो आप लोगों को महसूस होगा उस चार्ज की वजह से, मतलब उस बर्फ की वजह से जो ठंडक बाहर निकल रही है वो उस बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। उसको चार्ज मान के चले हम लोग, राइट। तो वो ठंडक जो है वो फ्लक्स बन गई। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी में भी यही होगा कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर मैं कोई चार्ज रख दूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा। वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बाहर भी महसूस होगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है तो ऑब्वियस सी बात है एरिया से लिंक होकर के निकल रही होगी ना, एरिया को क्रॉस करके निकल रही होगी, राइट, कंडक्टिविटी के हिसाब से। तो वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर आप बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो फिर क्लोज बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन अगर वही चार्ज अगर आप उस बॉडी के अंदर रख दें और उसको बंद कर दें तो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलना शुरू हो जाएगा। आप उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हो। तो इस लॉजिक की मदद से उन्होंने किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने की टेक्निक निकाल ली, राइट। तो ये होती है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ ये होगा आपके सामने। इसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो आपका एनक्लोज चार्ज है ये इसके 1/ε0 के मल्टीप्लीकेशन में होगा। अब ε0 क्या होता है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है ना। परमिटिविटी मतलब जिसमें करंट आ जा सके, ये परमिट मिलता है कि ना, मतलब कितना करंट आ सकता है, कितना जा सकता है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर। तो ये जो है वो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के अंदर होगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे phi e इज इक्वल्स टू में 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय q, और इसको आप लोग q अपॉन में ε0 भी लिख सकते हो। तो ये जो था ये हमारे गॉस का स्टेटमेंट था, थ्योरम का, राइट। उन्होंने ये बताया कि अगर आप किसी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज रख दोगे तो वो उसके एरिया से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलने लगेगी। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्रिएट होती है। तो ये एक लिंक बनाया उन्होंने, पूरी चेन बनाई कि हाँ, तो इस तरीके से क्लोज सरफेस का काम हो सकता है। अब ये जो चीज है हमें पता है कि जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पिछली वीडियो में हमारे क्लोज सरफेस के लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू क्या थी, phi e इज इक्वल्स टू में आपका क्लोज्ड इंटीग्रल के अंदर ई डी एस कोस थीटा, यही थी ना। या फिर इस चीज को आप लोग ई वेक्टर डॉट डी एस भी लिख सकते हो, डी एस वैक्टर। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ई डी एस कोस थीटा लिखा है, राइट। तो मैं इस चीज को इसके बराबर रख सकता हूँ, यानी कि q अपॉन में ε0 इज इक्वल्स टू में क्लोज इंटीग्रल में ई डी एस कोस थीटा। तो ये हमारा कैलकुलेशन है। मेन जो थ्योरम है वो ये है और कैलकुलेशन ये है।
अब इसी चीज को आप लोग आपकी नॉलेज से प्रूव भी कर सकते हो, यानी कि गॉस थ्योरम का एक प्रूफ भी होता है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो आप लोग। देखिए हमें क्या प्रूव करना है, फाई ई इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, या फिर फाई की जगह आप लोग लिख दीजिए क्लोज इंटीग्रल में ई डी एस, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर डी एस वेक्टर, राइट। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखिए बड़ी इजीली हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लोज बॉडी को कंसिडर करेंगे। हम लोग अपने सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं कि एक स्फेयर को कंसिडर कर लेते हैं। एक स्फेयर जो है काफी सिंपल रहेगा, स्फेयर एक क्लोज बॉडी है। हम लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज रख दिया। अब पॉइंट चार्ज इसलिए रखा क्योंकि हमें पता है पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब पॉइंट चार्ज के बिल्कुल बीचों बीच रख दिया, तो पॉइंट चार्ज में से किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बाहर निकलती है ना, कुछ इस तरीके से निकलेगी, राइट। हमें पता है कि चारों दिशाओं के अंदर जाएगी, और ऑब्वियस सी बात है कि इसके एरिया से लिंक होकर के बाहर निकलेगी, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है साहब। अब हम लोग जानते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारा एरिया है, मतलब ये पूरा स्फेयर जो है पूरा 3D में होगा, तो उसका बहुत सारा एरिया होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा एरिया जो है वो कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये LHS वाला पार्ट ही ले रहे हैं। ठीक है, तो छोटा एरिया कंसिडर किया तो एरिया DS है। तो इस Q की वजह से इस DS एरिया पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। ऑब्वियस सी बात है E इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, हमें अच्छी तरीके से पता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको आप लोग क्या कीजिए, इस LHS वाले पार्ट में इस E की जगह पुट कर दीजिए, यानी कि मैं क्लोज इंटीग्रल में E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर ds लिख सकता हूँ। इसके बराबर ही लिखा है मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा गौर से देखिए, गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है, ये तो बाहर आएगा। साथ में क्या बाहर आएगा, ये R स्क्वायर। ये R स्क्वायर क्या है, ये R एक्चुअली क्या है कि इसकी रेडियस है, यानी कि इस Q से लेकर के DS तक की रेडियस है, हमें अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, और ये भी चेंज नहीं होने वाली क्योंकि बॉडी बिल्कुल कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, तो R स्क्वायर भी बाहर आ गया। साथ साथ में ये Q भी बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि Q भी कांस्टेंट है, हम लोगों ने एक फिक्स वैल्यू रखी है चार्ज की इसके अंदर, तो वो चेंज तो हो नहीं सकती, यानी कि ये पूरा का पूरा E इसी तरीके से बाहर आ जाएगा और अंदर इंटीग्रेशन में रह जाएगा आपका DS, राइट। तो आप लोग लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल में E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यहाँ पे इंटीग्रल में DS। अब DS क्या है, DS हम लोगों ने माना है छोटा सा एरिया इस चीज का। अब इस तरीके से कितने एरियाज होंगे इसके अंदर। अब ये DS इतना छोटा एरिया है, बिल्कुल पॉइंट एरिया, हमें पता है कि ये पॉइंट चार्ज के ऊपर लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बिल्कुल पॉइंट होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे DS होंगे, सभी DS को आप लोग जोड़ेंगे तो इस स्फीयर का पूरा एरिया निकल के आएगा। मैं एक काम करता हूँ, उस पूरे एरिया को S लिख देता हूँ। अब एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, पड़ा हुआ है हमारा, राइट। तो इसकी जगह पे 4 पाई r स्क्वायर रख सकते हैं क्योंकि पूरा स्फीयर ही हम लोगों ने माना है। तो 4 पाई r स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, यानी कि यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल में E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बचा, और यही हमें प्रूफ करना था। विच मीन्स हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि एक स्फीयर के अंदर हम लोगों ने चार्ज रखा, उस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस एरिया को, पूरे एरिया को, स्फीयर के एरिया को क्रॉस किया, और जो क्रॉस करके बाहर आया वो इसका क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, राइट। यही हम लोगों ने प्रूव किया। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने यहाँ पर जो बॉडी ली है, जो क्लोज सरफेस लिया है, वो स्फीयर लिया है, और यहाँ पर क्या हम लोग कोई और सरफेस नहीं ले सकते हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल ले सकते हैं, शीट ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग प्रूव करेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के अंदर, कि वहां पर हम लोग अलग अलग शेप और साइज के क्लोज ऑब्जेक्ट लेंगे और देखेंगे कि उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आगे हमारा जो ये चैप्टर है, इसका लास्ट टॉपिक बचता है बट नॉट लीस्ट, द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस बहुत अच्छी अच्छी हैं, बहुत सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं, हर बार समझ लीजिए फिक्स है पूछा जाना, राइट। तो वो हम लोग बहुत ध्यान से करेंगे। आई होप आपको ये गॉस थ्योरम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वेरी आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।